Hello all, welcome to Chemistry कक्षा। जब थर्मोडायनामिक्स हम लोग स्टार्ट किए तो मैंने कहा था कि थर्मोडायनामिक्स का एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर you will be able to know whether a reaction or whether a process is feasible or not. feasible मतलब क्या? वो खुद से हो पाएगा। जो प्रोसेस खुद से होता है दैट इज कॉल्ड फिजिबल, पॉसिबल है। और दूसरा वो रिएक्शन जो कि पॉसिबल नहीं है। जो रिएक्शन फिजिबल होता है या कह सकते हो वैसा प्रोसेस जिसको नेचर सपोर्ट करता है, या तुम कह सकते हो वैसा प्रोसेस जो जिस जिस कंडीशन में आप उसको रखे हैं, आप उसी कंडीशन में थोड़ा सा इनिशिएट करवाने पर या बिना इनिशिएशन के नेचर के सपोर्ट से वो प्रोसेस खुद ब खुद हो जाता है। हम लोग वैसे प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जाम्पल में कह सकते हैं ऑल नेचुरल प्रोसेसेस। जितना भी नेचर में प्रोसेस होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं रस्टिंग। जब हम लोग आयरन का एक पीस छोड़ देते हैं बाहर, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में मॉइस्चर है बहुत, तो वो खुद ब खुद रस्टिंग वहां हो जाता है, यानी आयरन ऑक्साइड का एक कोटिंग उसके ऊपर लग जाता है। तो आप कह सकते हैं लाइक रस्टिंग। जैसे मान लो एक इंक्लाइन सरफेस पर देखते हो वो जो स्लाइडिंग झूला होता है कि सरफेस इंक्लाइंड होता है और आप बैठते हैं, छोटा बच्चा बैठता है, एक बोरा को उसके ऊपर रख देंगे, वो खुद ब खुद स्लाइड होकर के नीचे आ जाएगा, यानी उसको नेचर सपोर्ट कर रहा है, आप उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे। जिस कंडीशन में है प्रोसेस हो रहा है। तो रूम टेम्परेचर पर आइस खुद ब खुद मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर के वो लिक्विड वाटर बना लेता है। एक दूसरा एग्जाम्पल समझो, मिक्सिंग बड़ा जल्दी हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमिक्सिंग। मान लो यहाँ पर एक कंटेनर में या एक वेसल में तुम कोई गैस रखे हो, मान लो CO2 गैस, और दूसरे में तुम रखे हुए हो मान लो हाइड्रोजन गैस, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, या मान लो NO2 गैस। थोड़े देर के बाद तुमको ऐसा मन करता है कि दोनों को कनेक्ट कर देते हैं ना, और तुम यहाँ एक पाइप से दोनों को कनेक्ट कर देते हो। ये मान लो तुम्हारा CO2 था ब्लू कलर, और ये मान लो तुम्हारा NO2 था रेड कलर। थोड़ी देर के बाद तुम ये देखोगे कि रेड वाला भी इधर चला गया और ब्लू वाला भी इधर आ गया, यानी ये मिक्सिंग हो गया। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग मार्केट से जब वेजिटेबल खरीदने जाते हैं तो हम लोग ऐसा तो नहीं करते कि एक ही बार में सारा वेजिटेबल खरीद लेते हैं। आलू खरीदे, पोटैटो, देन मान लो कोई पटल खरीदा, कोई टमाटर खरीदा, और सबको वो बारी बारी से खरीद करके झोला में डालता है। जब वो बैग लेकर के तुम घर आते हो तो तुम ये देखते हो कि सारा सब्जी मिल गया, नेचर ही है, नेचर ही उसको मिला दिया, और दैट मिक्सिंग प्रोसेस बिकम फिजिबल। उसके लिए तुमको कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अब उसको सेपरेट करने के लिए तुमको बाहर से एजेंसी लगाना पड़ता है। जैसे हम अभी कह रहे थे कि रस्टिंग में आयरन क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ये खुद से हो जाता है, कुछ नहीं करना, बाहर छोड़ दो खुद ही हो जाएगा। बर्निंग कुछ ऐसे भी कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो है जो कि खुद से हो जाए या थोड़ा सा उसको इनिशिएट करवा दो तो हो जाए। जैसे मान लो कागज का बहुत अंबार लगा दिया और उसमें एक छोटे से कागज के पीस को हम जला दिए, उसके बाद देखोगे कि वो चेन फॉर्म में एक जला, फिर दूसरा जला, तीसरा जला, ऐसे करते करते सब जल जाता है। तो कंबसन रिएक्शंस भी यू कैन से, जितना भी बर्निंग प्रोसेस है, जैसे यहाँ कह रहे इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, वैसे combustion reactions are also what? Exothermic. Combustion reactions are also spontaneous. उसको नेचर सपोर्ट कर रहा है, वो नेचुरल प्रोसेस में आ गया। तुम ये कहो कि द प्रोसेस which takes place without help of any external agency, जहां तुमको बाहर से कुछ बहुत मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। जबकि दूसरा प्रोसेस वो होता है जिसको करवाना बड़ा मुश्किल होता है और जिसके लिए बाहर से तुमको जो है एजेंसी काम करवाना पड़े। एजेंसी काम करवाना पड़े मतलब बाहर से तुमको बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़े। जैसे अगर मेरे पास अब मान लो आयरन ऑक्साइड है
मेरे पास अगर हेमाटाइट है, मेरे पास अगर मैग्नेटाइट है और हम चाह रहे हैं कि आयरन के ओर से हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करवा ले खुद से, तो ये अपने आप नहीं होता। इसके लिए आपको जाना पड़ता है ब्लास्ट फर्नेस में, आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। हम कह रहे फर्नेस, हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ता है। मेरे पास अगर लिक्विड वाटर है और हम चाहते हैं कि उससे हम आइस बना ले, तो हमको उसको फ्रीजर में डालना पड़ता है, तब वो आइस बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। यानी ये सब खुद ब खुद नहीं हो रहा, इसके लिए आपको बाहर से एजेंसी काम करवाना पड़ रहा है। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो खुद से नहीं होता, हम लोग उसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब एक जो सवाल है, ठीक है तुम ये जान गए कि हम तो शुरू में ही ये चीज कहे थे कि अभी तुम ये आंसर कर पाओगे, जब थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा कंप्लीट होगा तो तुम आंसर कर पाओगे कि कौन सा टाइप का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है और कौन सा टाइप का प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन सवाल है कि आखिर कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा, कुछ तो ऐसा रीजन होगा जिसके वजह से कोई प्रोसेस बिना किसी हेल्प के हो जाता है और कोई प्रोसेस नहीं हो पाता है। सो व्हाट इज दैट कॉज? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को जो करवाता है, जिसको हम अभी कह रहे थे नेचुरल फोर्स, आप ये समझेंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करवाने वाले फोर्स को ही हम लोग कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट ड्राइविंग फोर्स इज। आखिर ड्राइविंग फोर्स है क्या भाई? कैसे जानेंगे कि ड्राइविंग फोर्स? तो देखो, तुम ये समझो कि ये सब एक अच्छा भाषा है, एक अच्छा लैंग्वेज है बोलने के लिए। फिलहाल आप ड्राइविंग फोर्स को भूल जाइए। आप ये समझिए कि क्योंकि पहले हम लोग ये मानते थे कि क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करवाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस को करवाने के लिए बाहर से एजेंसी काम करेगा। तो पुराना कॉन्सेप्ट ये है कि ड्राइविंग फोर्स जिसके वजह से कुछ प्रोसेस होता था, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को जो करवाए, उसको ड्राइव करे, वो फोर्स एक्चुअली और कुछ नहीं बल्कि हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट है। कहोगे स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या? हम कहेंगे स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब बहुत सिंपल, जो तुम लगातार केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो। हम लोग क्या कहते हैं, इस यूनिवर्स में हर कोई चाहता है कि वो ज्यादा स्टेबल हो। और क्योंकि हम लोग कहते, यानी अगर एटम के टर्म में हम लोग बात करते थे तो याद करो, हम लोग कहते थे हर कोई नोबल गैस ही बनना चाहता है, क्योंकि नोबल गैस को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, सबसे ज्यादा आराम है, कुछ करना नहीं है। और फिर हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी जहां पर एनर्जी कम वहां स्टेबिलिटी ज्यादा। यानी एनर्जी कम करने के लिए क्या है प्रोसेस? शुरू में ही बताया है इस चैप्टर में कि देखो भाई, एनर्जी बढ़ाने और घटाने का दो ही मोड होता है, एक होता है हीट और दूसरा होता है वर्क। या तो काम करके अपना एनर्जी कम करिए या फिर हीट रिलीज करके अपना एनर्जी जो है वो कम करिए। और जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होता है, हम लोग वैसे प्रोसेस को कहते थे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो पुराना कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं, पुराना कॉन्सेप्ट यही था। पुराने कॉन्सेप्ट में हम लोग कहते थे कि अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक कहने का मतलब अगर उस प्रोसेस के बाद हीट रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहने का मतलब डेल्टा एच का साइन निगेटिव अगर आप देख रहे हैं। जैसे मान लो हम कहें कि मेरे पास रिएक्टेंट था, ध्यान से समझो, रिएक्टेंट का हीट कंटेंट था 50 जूल, प्रोडक्ट का हीट कंटेंट हो गया 10 जूल। जल्दी से बताओ तो, स्टेबिलिटी बढ़ा रिएक्शन के बाद कि कम हो गया? वेरी गुड, बिल्कुल सही, कि क्योंकि एनर्जी कम हो गया इसका मतलब है स्टेबिलिटी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई हर कोई स्टेबिलिटी पाना चाह रहा है, यानी ये प्रोसेस होना चाहिए था खुद से, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर इंथैल्पी चेंज फाइंड करते तो हम लोग इंथैल्पी चेंज क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल इज 10 एंड इनिशियल इज 50, तो 10 माइनस 50 आप करते तो -40 आता।
देखो 40, 50, 10 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, साइन इज इम्पॉर्टेंट। कि यही चीज मैंने कहा कि और पहले भी बताया है कि एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि यहां तुमको हीट देना नहीं पड़ रहा, बल्कि प्रोसेस के बाद 40 जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है। 50 10 में चेंज हुआ, यानी बाकी का 40 जूल जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज हुआ। इसीलिए क्योंकि कुछ देना नहीं पड़ रहा है, तो पुराना कॉन्सेप्ट यही है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस, वो खुद से हो जाएगा, उसको कुछ देने का जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो इसी कंडीशन को थोड़ा दूसरे तरह से समझो कि सपोज करिए आपका जो रिएक्टेंट था उसका हीट था 50 जूल, और जो प्रोडक्ट है, जब प्रोडक्ट बनेगा तो तुम देखते हो कि अरे उसका जो इंथैल्पी अब हम देख रहे हैं तो वो 120 जूल है। और हम ये भी तो जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भाई सिस्टम पहले 50 पे था, अभी वही सिस्टम जब फाइनल स्टेट, प्रोडक्ट मतलब केमिकल रिएक्शन के लिए फाइनल स्टेट, तो 50 से वो 120 पर खुद ब खुद जंप करके तो नहीं पहुंचेगा, कहीं से जादू तो नहीं हो रहा कि 70 जूल एनर्जी भाई खुल जा सिमसिम और जनरेट हो जा। एनर्जी जनरेट नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है, सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम एक्सचेंज होता है। ये आपका सिस्टम है जो रिएक्शन मिक्सचर है, इसका एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ये खींचा होगा किससे, सराउंडिंग से ये 70 जूल लिया होगा। प्रोसेस को आप कैसा कहते हैं, आप प्रोसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक, क्योंकि सराउंडिंग से लिया है भाई, अंदर आया, इन, एंडो मतलब अंदर जाइए, एक्सो मतलब बाहर निकलिए, यहां बाहर निकल रहा था, यहां अंदर जा रहा है सिस्टम में। और जब तुम यहाँ चेंज निकालोगे तो इट विल बी अगेन फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल तो अब ज्यादा है, इनिशियल कम था, so this will be 120 minus 50, that comes positive 70. Again 60 70 is not important, this sign is important. एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है, और अगर डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है यानी रिएक्शन होने के लिए सराउंडिंग से हीट चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा रिएक्शन। और मैंने पहले ही कहा है कि जिस प्रोसेस को करवाने के लिए बाहर से कुछ देना पड़े भाई, एजेंसी काम करे, अभी हीट एजेंसी काम करेगा, वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये मैंने ये नहीं कहा कि ये अभी के लिए एक्सेप्टेड है, ये पहले सोचा जाता था कि क्योंकि भाई इस केस में देखो एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी घट जाना, यहां से देख लो एनर्जी राइज मतलब स्टेबिलिटी कम, और कोई भी सिस्टम अपना स्टेबिलिटी कम क्यों करना चाहेगा। हम लोग इसीलिए कहते हैं कि पहले ये माना जाता था कि ड्राइविंग फोर्स इज स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, और स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपका जो एनर्जी है वो आप क्या चाहेंगे, मिनिमम हो जाए, इसीलिए इसको कहते हैं मिनिमम एनर्जी कॉन्सेप्ट, कि सिस्टम हमेशा उधर जाना चाहता था जिस तरफ उसका एनर्जी कम हो, ये इस तरफ इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहेगा। क्यों, देखो 50 से 120 बढ़ रहा है, उल्टा तरफ जाना चाहेगा, 120 वाला अगर आया भी तो 50 पे लौट जाना चाहेगा, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ आगे आने के लिए रेडी नहीं है। ये R2P इज नॉन स्पॉन्टेनियस, जबकि यहाँ देखो यहाँ इसका एनर्जी कम हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये तुरंत आना चाहेगा। लेकिन ये इस पुराने कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट इतना सारा एक्सेप्शन आया कि बाद में लगा कि ये कॉन्सेप्ट कुछ सही जवाब नहीं दे पा रहा। देखो साइंस में हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन तो होगा ही, साइंस है तो एक्सेप्शन होगा, लेकिन एक्सेप्शन भाई कुछ लिमिटेड होना चाहिए। अब इतना सारा एक्सेप्शन आने लग गया कि फिर लगा इसका मतलब है हम लोग सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहे। कुछ एक्सेप्शन जो ये मिनिमम एनर्जी कॉन्सेप्ट यानी इंथैल्पी और स्पॉन्टेनिटी के रिलेशन को जो है वो थोड़ा बाइकआउट करता है, वो एक्सेप्शंस देखो। और अभी कुछ कह रहे हैं और देखना हम अभी बताते बताते ही 4-5 बता जाएंगे, तो समझ जाना एक्सेप्शन और कितना होगा। देखो सारे लोग जानते हो कि अगर गर्मी का दिन है और मान लो रूम में कभी पानी गिर जाए, सपोज करो 2-4 चम्मच पानी कहीं रूम में गिर जाए गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में समझ में आएगा, होगा ये प्रोसेस ठंडा में भी, लेकिन तुम
उतना जल्दी नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा, तो तुम जल्दी समझ नहीं पाओगे। गर्मी में तुम फटाक से समझ पाते हो। 2 चम्मच पानी गिर गया, तुम 2-4 घंटा बाद कहीं से घूम के आए और अब तुमको लगा अरे वहां पानी गिरा था, उसको तो पोंछ करके साफ करना होगा। तुम जैसे ही घर आए तुम देखोगे पानी अब है ही नहीं। क्यों? एवापोरेशन होता है। हम लोग कहते हैं कि वाटर जो है वो एवापोरेट किया। तो वाटर जो एवापोरेट किया, वाटर मतलब लिक्विड और वेपर एवापोरेट हुआ मतलब वेपर। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली साइन, देखो यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है। पॉजिटिव मतलब दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, है ना। फिर हम लोग कहते हैं कि आइस को जब हम लोग, मेरी बात ध्यान से देखना, आइस को अगर हम लोग रूम में छोड़ देते तो क्या होता है? अभी मैंने कहा कि देखो पानी है और उसका अगर हमको आइस बनाना है तो फ्रीजर चाहिए भाई, ऐसे तो नहीं होगा, खुद ब खुद नहीं होता वो, यानी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन आइस है और उसको तुम रूम में छोड़ देते हो तो खुद ब खुद थोड़ी देर के बाद मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है। जबकि उसके मेल्टिंग के लिए, उसके फ्यूजन के लिए तुमको हीट चाहिए, यानी दिस प्रोसेस अगेन इज एंडोथर्मिक। और हमारा इंथैल्पी वाला या मिनिमम एनर्जी को अगर हम लोग कह रहे थे ड्राइविंग फोर्स की, हर कोई मिनिमम एनर्जी पाना चाहता है, तो यहां से समझ में आ रहा है कि ये सब एंडोथर्मिक यानी प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से। तो कायदे से तो ये सबको स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए, बिकॉज दीज आर नॉन एंडोथर्मिक, सो दीज शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन ये सब तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और हम लोग डे टू डे लाइफ में इसको ऑब्जर्व करते हैं। देन आई सेड कि मान लो एग्जाम्पल के लिए जो भी इंटरमिक्सिंग प्रोसेस होता है, जो मैंने कहा कि सब्जी खरीदे घर आते आते वो सब मिक्स हो गया, तो मिक्सिंग जो है, मिक्सिंग प्रोसेस फिर चाहे वो गैस का हो या मान लो 1 ग्लास पानी है और ये मान लो पानी है और इसमें तुम क्या किए, 2 ड्रॉप जो है वो इंक ला करके डाल दिए या कोई कलर ला करके तुम डाल दिए। थोड़े देर के बाद तुम देखोगे वो कलर अच्छे से मिल गया। लेकिन मिक्सिंग प्रोसेस जो होता है ना वो जनरली आइसो, मतलब एक तरह से तुम कह सकते हो कि वहां पर इंथैल्पी चेंज होता ही नहीं है। कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं, कोई हीट रिलीज नहीं, नो हीटिंग नो कूलिंग। जैसे सब्जी भी, मैंने सब्जी वाला एग्जांपल कहा कि जब वेजिटेबल्स खरीद करके लाते हो तुम तो वो मिक्स हो गया, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, जबकि उसमें कोई हीट चेंज नहीं होता, ना एब्जॉर्प्शन ना रिलीज। मेरे कहने का मतलब ये कि बहुत सारा प्रोसेस ऐसा है जो कि ना एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक है, या फिर डेल्टा एच जिसके लिए 0 है, बावजूद उसके दोज प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। और कुछ प्रोसेस ऐसा भी है जो एक्सोथर्मिक है, जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो हम बात करते मेरे पास ठीक इसका उल्टा, एकदम उल्टा, कि मेरे पास पानी है, लिक्विड वाटर है और हम चाह रहे हैं कि वो खुद ब खुद फ्रीज हो जाए, तो ये कभी नहीं होता, ये प्रोसेस नहीं होता, दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। जबकि अगर हम इसके लिए इंथैल्पी चेंज लिखे तो हम कहेंगे कि ये फ्रीजिंग है, इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग विल बी -6 किलो जूल पर मोल। -6 कहने का मतलब समझ में आ रहा ना, ये एक्सोथर्मिक है, बावजूद उसके ये प्रोसेस खुद से नहीं होता, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आप लोग सब इस बात को जानते हैं कि आइस के लिए हमको जो है वो फ्रीजर यूज करना पड़ रहा है, एक एजेंसी लगवाना पड़ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये सारे एक्सेप्शंस को देख करके, एंड एक्सेप्शंस इतना ही नहीं है, अभी बहुत है, इस सबको देख करके फिर ये लगा कि ना, इंथैल्पी जो है वो मेजर नहीं है स्पॉन्टेनिटी का। स्पॉन्टेनिटी होने के पीछे, कोई प्रोसेस होने के पीछे का कारण कुछ और है। देखो अब जब ये जान गए हम लोग कि इंथैल्पी चेंज इज नॉट द होल सोल क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, तो फिर अब लोगों का ध्यान इस बात पर गया कि भाई तब स्पॉन्टेनिटी डिसाइड कैसे होगा, क्या फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा खुद से, वेदर प्रोसेस इज फीजिबल और नॉट। तो इस एग्जाम्पल को अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो तुम भी समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा कि इंक को पानी में डालोगे, या इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस, कि यहां मान लो इस कंटेनर में NO2 था, यहां सपोज करो CO2 था, अभी ये जो है दोनों सेपरेटेड है, थोड़ी देर के बाद हम इस नोजल को ओपन कर दिए तो देखोगे क्या कि यहां से जो है CO2 इसमें चला गया NO2 वाले वेसल में, और यहां से NO2 जो है वो आ गया CO2 वाले वेसल में, और अब थोड़ी देर के बाद यहाँ CO2 भी है, NO2 भी है,
और यहाँ पर भी CO2 है और NO2 भी है, यानी मिक्सिंग अच्छे से हो गया। और फिर ऊपर भी तुम आप देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा। मेरी बात ध्यान से समझना, ये प्रोसेस देखा गया कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, ये प्रोसेस देखा गया कि नहीं हो पा रहा भाई, जबकि ये सब हो पा रहा है। तो इस सारे प्रोसेस को जब बड़ा ध्यान से देखा गया, तुम भी अभी ध्यान से देखना, तो एक चीज समझ में आया। समझ में क्या आया? जिसको तुम हर दिन अपने स्कूल में ऑब्जर्व करते होगे। तुमको क्या लगता है कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस मतलब जिसके लिए बाहर से कुछ हेल्प वेल्प नहीं चाहिए, आपको टीचर नहीं चाहिए, आपको प्रिंसिपल नहीं चाहिए, आपको कोई सुपरवाइजर नहीं चाहिए। किस प्रोसेस के लिए? रिसर्च में पूरे ग्राउंड में स्प्रेड होने के लिए स्टूडेंट्स को, या असेंबली ग्राउंड में ऑर्डर में असेंबल होने के लिए? अब क्लास वाइज, सेक्शन वाइज जो ऑर्डर में खड़े होते हैं, वहां आपको सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, या उस जगह पर आपको सपोर्ट नहीं होता जब आप रिसर्च में फैल जाते हैं। अगर एक नोटबुक का बाइंडिंग है, बाइंडिंग हटा करके पेज को बिखराना ज्यादा आसान है, वो खुद से हो जाएगा, बस बाइंडिंग बार हटा दो, पेज खुद ही फैल जाएगा। लेकिन पेज को एक साथ असेंबल करके, ऑर्डर करके, फिर उसको बाइंडिंग करना, इट्स बिट डिफिकल्ट। ठीक वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि नोजल भर यहाँ ओपन करने का जरूरत है, CO2 आराम से NO2 में, NO2 आराम से CO2 में चला गया। लेकिन एक बार ये मिक्स हो गया और आप वापस चाह रहे हैं कि भाई दोनों गैस अपने अपने जगह पे जाओ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक वैसे ही जैसे रिसेस में बेल होने के बाद या मॉर्निंग असेंबली के समय टीचर्स खड़े होते हैं सारे स्कूल के, तब कहीं जा करके सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑर्डर में खड़े होते हैं, वो भी फुल्ली ऑर्डर नहीं होते। लेकिन रिसेस के समय टीचर को बिल्कुल ऐसा नहीं खड़ा होना होता है ग्राउंड में कि चलो भाई अब तुम लोग जो है फैलो, घूमो फिरो, खेलो, रैंडम हो जाओ, डिसऑर्डर हो जाओ। डिसिप्लिन में लाने के लिए आपको टीचर्स चाहिए स्कूल में, इनडिसिप्लिन होने के लिए टीचर नहीं चाहिए, वो तो नेचर है। और जब हम लोग मैटर के लिए बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन कौन है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? एग्जैक्टली, गैस जो है वो मैटर का सबसे इनडिसिप्लिन फॉर्म है, जिसको हर हमेशा इधर उधर रैंडम मूव भी करना पसंद है, जिसको क्लासरूम कभी पसंद नहीं है। और बेस्ट स्टूडेंट कौन है? सॉलिड, जो एकदम अपने जगह पर रहेगा, जगह से मूव तो बिल्कुल नहीं करेगा, बहुत जरूरत हो गया तो कभी थोड़ा वाइब्रेट कर लेगा, है ना। तो इसको जब ध्यान से तुम देखते हो तो तुम ये समझते हो कि देखिए ये प्रोसेस हो रहा था, तो यहाँ क्या हो रहा था ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे असल में ये इनडिसिप्लिन हुआ, ये रैंडम हुआ, ये डिसऑर्डर हुआ। इस तरफ जाने से रैंडमनेस बढ़ रहा है। उसी को जनरल बात करें, अगर नॉर्मल बात करें, थोड़ा हाई फंडा बात ना करें, तो हम कह सकते हैं ये इनडिसिप्लिन हो रहा है, डिसिप्लिन नहीं होना चाह रहा है। हमारा नेचर ही होता है इनडिसिप्लिन होना, उसके लिए बाहर से कोई एजेंसी नहीं चाहिए। तौर तरीका सिखाने के लिए अगर हम प्लेट में खाना रखा हुआ है और हमको दोनों हाथ से उठा उठा के जल्दी से मुंह में ठूस लेना है, तो छोटा बच्चा भी कर लेता है। लेकिन अगर हमको स्पून और फॉर्क का कल्चर देना है तो उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग देना होता है, एजेंसी काम कराना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ देखो ये प्रोसेस खुद से हो गया, तो ये क्या हो रहा है? सॉलिड जो है वो लिक्विड में जा रहा है। ये सॉलिड मतलब सबसे डिसिप्लिन बच्चा, लिक्विड मतलब उससे थोड़ा कम डिसिप्लिन बच्चा, यानी इनडिसिप्लिन बढ़ रहा है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है। तो डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो ये खुद से हो गया। यहां पर क्या हो रहा था देखो, ये लिक्विड है, लिक्विड मतलब कम डिसिप्लिन, सॉलिड मतलब ज्यादा डिसिप्लिन, इस तरफ डिसिप्लिन बढ़ रहा है यानी ऑर्डर बढ़ रहा है, तो ये नहीं हो रहा था। फिर यहां देखो लिक्विड से गैस, यानी एकदम इनडिसिप्लिन के तरफ जा रहे हैं, एकदम हाईली डिसऑर्डर हो रहा है, हाईली रैंडमनेस कह सकते हो बढ़ रहा है। रैंडमनेस मतलब बिखराव, छितराव, कोई जहां मन वहां जाओ, मन मौजी होना। तो यहां आपकी मनमौजियत बढ़ रही है। तो जब ध्यान से देखा गया तो ये लगा कि शायद वो सारा प्रोसेस हो पाता है जिसमें सिस्टम पहले से ज्यादा इनडिसिप्लिन हो जाता है, नेचर उसी को फेवर करता है, जिसमें सिस्टम पहले से ज्यादा रैंडम हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता, ऑर्डर नहीं डिसऑर्डर, फैल जाएगा। देखो मिलिट्री वालों को कहते हैं ना हम लोग कि मिलिट्री वाले बड़े डिसिप्लिन होते हैं,
तो मिलिट्री वाले को उतना डिसिप्लिन बनाने के लिए बहुत एजेंसी काम करता है जी, खुद ब खुद नहीं उतने ऑर्डर में आ जाते हैं। तो जहां एजेंसी काम करे वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसीलिए अब आप याद रखेंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो है, अब तक के ऑब्जर्वेशन से यही समझ में आ रहा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होगा जिसमें सिस्टम पहले से ज्यादा डिसऑर्डर होगा। देखो, डिसऑर्डर तो स्पॉन्टेनियस, ऑर्डर तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अगेन ये डिसऑर्डर हो रहा था तो स्पॉन्टेनियस। तो बाद में इसी के बेसिस पर फिर थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ आया। लेकिन सेकेंड लॉ के पहले एक चीज ये लगा कि इसका मतलब है कि अब भाई रैंडमनेस या डिसऑर्डर लिटरेचर का जो वर्ड है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया थर्मोडायनामिक्स में। और बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया तो थोड़ा उसको कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन देना चाहिए। और इसीलिए एक नया टर्म डिफाइन किया गया एंड द टर्म इज कॉल्ड इंट्रोपी, रिप्रेजेंटेड बाय एस। लेकिन इंट्रोपी कहने का मतलब है, तुम बेकार के तामझाम में मत जाना, तुम ये समझना कि इंट्रोपी केवल थर्मोडायनामिक्स वाले के लिए एक अच्छा नाम है। अदरवाइज इंट्रोपी इज नथिंग, इट इज डिसऑर्डर, measure of disorder, or you can say randomness of a system। कोई सिस्टम कितना रैंडम है ये बताने का ही काम इंट्रोपी का है। अगर हम कहेंगे रैंडमनेस बढ़ा, लिटरेचर वाले कहेंगे, तो आप साइंस वाले जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़े आपको कहना चाहिए इंट्रोपी बढ़ा। Entropy is nothing, it is measure of randomness of a system, disorder of a system। कोई सिस्टम जितना ज्यादा डिसऑर्डर उसका इंट्रोपी उतना ज्यादा। तो अब मेरे सवाल का जवाब दो, किस समय तुम्हारे स्कूल के ग्राउंड का इंट्रोपी ज्यादा है, ड्यूरिंग रिसेस और ड्यूरिंग असेंबली, मॉर्निंग असेंबली? यस, ड्यूरिंग रिसेस, उस समय ज्यादा रैंडम होता है प्लेग्राउंड और जो नॉर्मल तुम्हारा स्कूल ग्राउंड है। टीचर जब क्लास में होगी तब इंट्रोपी ज्यादा है कि टीचर क्लास में नहीं रहेगी तब इंट्रोपी ज्यादा है? एग्जैक्टली, जब टीचर नहीं है उस समय क्लास ज्यादा डिसऑर्डर है, टीचर है तो क्लास ज्यादा डिसिप्लिन है, ऑर्डर है। डिसिप्लिन मतलब ऑर्डर है, यानी उस समय इंट्रोपी कम है क्लास का। और जब टीचर नहीं है उस समय आपके क्लासरूम का इंट्रोपी जो है वो ज्यादा है। क्योंकि कह रहे हैं इंट्रोपी इज मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, यानी कोई सिस्टम जितना ज्यादा रैंडम है उस सिस्टम का इंट्रोपी उतना ज्यादा है। और अगर हम तुमसे अभी पूछ रहे थे, याद रखो इंट्रोपी मतलब इनडिसिप्लिन, जितना रैंडम उतना ज्यादा इंट्रोपी। तो अभी मैंने पूछा था कि अगर हम मैटर के डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बात करें कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर मान लो मेरे पास एग्जांपल के लिए CO2 सॉलिड है और CO2 गैस है, और अगर हम तुमसे पूछते कि बताओ भाई कौन सा, या वाटर आइस है मेरे पास और लिक्विड है, और हम पूछते कि कौन सा फॉर्म ज्यादा इनडिसिप्लिन है, कौन सा फॉर्म ज्यादा डिसऑर्डर है, तो आप क्या कहते? पहले ही कहा कि गैस जो है वो सबसे डिसऑर्डर फॉर्म है, सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन फॉर्म है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमेशा इधर उधर मूव कर रहा है। लिक्विड उससे थोड़ा सा ज्यादा डिसिप्लिन है, यानी कम इनडिसिप्लिन है। और सॉलिड, सॉलिड में भी अगर आप कहते हैं परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, देन हाईली डिसिप्लिन, हाईली ऑर्डर। लेकिन ऑर्डर ज्यादा मतलब इंट्रोपी कम, क्योंकि इंट्रोपी मतलब इनडिसिप्लिन। तो ये आप कह सकते हैं कि गैस का इंट्रोपी लिक्विड के इंट्रोपी से ज्यादा होता है, लिक्विड का इंट्रोपी सॉलिड के इंट्रोपी से ज्यादा होता है। यानी अगर हम इस तरफ जाएं तो हम कह सकते हैं इंट्रोपी इंक्रीजेस। तो इस एक बात को याद रखना, क्योंकि तुमसे क्वेश्चन होगा रिएक्शन दे करके कि बताओ किस केस में इंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या इंट्रोपी चेंज क्या है। सो रिमेंबर, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल ज्यादा है इनिशियल से तो चेंज विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव चेंज मतलब इंक्रीजेस। मेरी बात ध्यान से समझो, इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। अगर हम कह रहे हैं इंट्रोपी बढ़ रहा है यानी इंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव, अगर इंट्रोपी घट रहा है सो इंट्रोपी चेंजेस निगेटिव। सेकंड ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास किसी सब्सटेंस का सेम स्टेट है, मान लो लिक्विड ही है, मेरे पास वाटर ही है या मेरे पास गैस ही है, और कोई हमसे कहे कि CO2 gas at 20 डिग्री सेंटीग्रेड, CO2 gas at 5 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो तुम ये पढ़े हो स्टेट्स ऑफ मैटर में कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, जब तुम हीट दोगे तो टेम्परेचर राइज करेगा, और अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा। और अगर मोशन बढ़ा यानी मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडम हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर या हीट अगर इंक्रीज होगा तो भी इंट्रोपी जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी अगर तुमसे क्वेश्चन हम पूछते, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर हम तुमसे पूछते वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इंट्रोपी कब ज्यादा है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर विल हैव मोर इंट्रोपी। मान लो तुम्हारे पास कोई गैस हो और कहा जाए कि उसका मोल डिसोसिएशन उसमें हो जाए, उसका मोल इंक्रीज कर जाए, तो ये भी तुम समझ सकते हो कि अगर जैसे मैंने अभी बाइंडिंग वाले कॉपी का एग्जांपल दिया कि अगर एक मेरे पास बुक है या नोटबुक है जो बाइंडिंग स्टेट में है, तो वो ज्यादा ऑर्डर है, क्योंकि नंबर ऑफ जो आपके पास इंटिटी है वो 1 है एक बुक, लेकिन अगर उसके बाइंडिंग को खोल दिया जाए तो अब मान लो 100 पेजेस का तुम्हारा नोटबुक था, तो अब 100 पेजेस अलग हो जाएगा, सो आप कहेंगे अब वो ज्यादा डिसऑर्डर हो जाएगा। यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर जाए तो भी इंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा। मतलब ये कि अगर कोई हमसे पूछता है कि मेरे पास H2 गैस है, थोड़ी देर के बाद ये 2H गैस हो गया, तो बताओ अब कहां पर इंट्रोपी ज्यादा है, तो आई विल से कि इस तरफ इंट्रोपी जो है इसका इंट्रोपी ज्यादा है। क्यों इंट्रोपी इसका ज्यादा है, दो तरह से समझ सकते हो, या तो तुम मोल पर ध्यान दे रहे हो, या तुम ये समझ रहे हो कि अरे पहले ये बाइंडिंग था, ये बॉन्ड था, है ना, ये बॉन्ड अब टूट गया और दोनों सेपरेट हो गया, सो हेयर देयर विल बी मोर रैंडमनेस, इसका इंट्रोपी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। इंट्रोपी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, एज आई सेड बिफोर कि हीट और वर्क को छोड़ करके रिमेनिंग ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वी विल बी टॉकिंग इन दिस चैप्टर आर स्टेट फंक्शन। और अगर स्टेट फंक्शन है तो हम लोग वहां पर बात करेंगे इंट्रोपी चेंज के लिए। सो इंट्रोपी चेंज इज गिवन एज हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड रिवर्सिबली बाय टेम्परेचर। यानी कोई अभी कह सकता है कि इंट्रोपी चेंज टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि टेम्परेचर बढ़ने से इंट्रोपी बढ़ता है। आई विल से यस, ये इंट्रोपी नहीं है, ये इंट्रोपी चेंज है। इसका मतलब ये कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम को दे रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, सेम अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम को लोअर टेम्परेचर पर दे रहे हो, तो उसका रैंडमनेस ज्यादा बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू जब तुम उतना ही अमाउंट ऑफ हीट उसको हाई टेम्परेचर पर दे रहे हो। कहने का मतलब, इस चीज का मतलब थोड़ा ध्यान से समझो। मान लो तुम्हारे पास वाटर है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और हम उसको 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर के जाना चाहते हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर हेयर इज ऑफ व्हाट, डेल्टा थीटा, या यहाँ पर डेल्टा टी हम कह सकते हैं, दैट इज ऑफ 1। वाटर मान लो मेरे पास 10 ग्राम है जस्ट फॉर एग्जांपल, और तुम जानते हो कि हीट हम लोग कैसे लिखते थे, हम लोग हीट लिखते हैं ms डेल्टा थीटा। वाटर के लिए s का वैल्यू सेम, मास हम दोनों केस में सेम लेंगे, इस एग्जांपल में भी और अभी दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं उसमें भी, चेंज इन टेम्परेचर भी सेम ले रहा है। तो यानी अगर ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हीट हमको सेम देना होगा। अगर 10 ग्राम वाटर को हम 10 डिग्री से 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाना चाह रहे हैं और उसके लिए अगर हमको Q किलो कैलोरी या Q जूल ऑफ हीट देना पड़ रहा है, तो फिर उसी 10 ग्राम वाटर को जब हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 51 पर ले जाना चाह रहे हैं, अगेन चेंजेस ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमको सेम अमाउंट ऑफ हीट ही देना पड़ेगा, क्योंकि वाटर है तो एस का वैल्यू सेम, क्योंकि वाटर है वेट सेम हम ले रहे हैं और टेम्परेचर चेंज भी हम सेम ले रहे हैं। आई विल से ठीक है कि आपको हीट बराबर देना पड़ रहा है, लेकिन अगर कोई पूछे तुमसे चेंज इन टेम्परेचर, मेरी बात ध्यान से समझना, ये वाटर आपका लो टेम्परेचर पर था और यहाँ वाटर आपका हाई टेम्परेचर पर है, आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें, सो दिस इज हायर टेम्परेचर। तो हम यही चीज कह रहे हैं कि सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर आप लोअर टेम्परेचर पर देंगे
तो सिस्टम में जो इंट्रोपी चेंज होगा वो ज्यादा होगा। यानी वाटर 10 से 11 में जब गया होगा तो वो ज्यादा रैंडम हुआ होगा इन कंपैरिजन टू जब वो 50 से 51 में गया होगा। क्यों? क्योंकि 50 पर वो ऑलरेडी बहुत रैंडम हो चुका है, 10 पर तो वो ऑर्डर में था, लो टेम्परेचर है तो यहां जो चेंज इन रैंडमनेस होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि यहां सिस्टम ऑलरेडी काफी रैंडम हो चुका है। इसका मतलब ये है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं समझना कि टेम्परेचर घटा रहे हैं तो रैंडमनेस घट रहा है, नहीं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि लो टेम्परेचर पर चेंज इन रैंडमनेस ज्यादा होगा अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं तो, और जब वही हीट आप हाई टेम्परेचर पर दे रहे हैं तो चेंज इन रैंडमनेस यानी इंट्रोपी चेंज विल बी लेसर। अब डेल्टा एस का यूनिट बताओ, यहाँ से क्या लिखना चाहिए डेल्टा एस का यूनिट, क्योंकि आप हीट अगर जूल में ले रहे हैं, यूनिट ऑफ इंट्रोपी जूल पर केल्विन पर मोल, एंड रिमेंबर दैट इट इज स्टेट फंक्शन। एक जो कंफ्यूजन होता है कि ये फॉर्मूला हमको यूज कब करना है, तो याद रखना ये फॉर्मूला यूज करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और तुमको जो यहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस मिलेगा वो जनरली फेज ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जैसे सॉलिड टू लिक्विड, आप इसको क्या कहते हैं, आप इसको कहते हैं फ्यूजन, मेल्टिंग, और इसको आप क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। तो हम ये कह सकते हैं अगर कोई हमसे पूछता कि भाई इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होगा, तो हम कहते हैं दैट विल बी इक्वल टू हीट ऑफ फ्यूजन। हीट को हम लोग इंथैल्पी कह रहे हैं बिकॉज फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर कांस्टेंट है तो हीट इज इंथैल्पी, तो हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाय टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पर होता है जी, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। इस टेम्परेचर का नाम हम लोग क्या देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। सो दिस टेम्परेचर इज मेल्टिंग पॉइंट। अगर ये वाटर होता है आपका, मतलब आइस और वाटर के का इक्विलिब्रियम अगर हम ले रहे होते, इक्विलिब्रियम नहीं कहो, आइस एंड वाटर का फेज ट्रांसफॉर्मेशन लेते, ठीक है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इक्विलिब्रियम अभी आप पढ़ नहीं रहे, आपका अगला चैप्टर वो है। सो आप ये समझिए कि अगर ये मेरा वाटर होता और आइस होता, सॉलिड आइस और ये लिक्विड वाटर, तो यहाँ पर हम लिखते 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये होता आपका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और तब आप इंट्रोपी ऑफ फ्यूजन फाइंड कर पाते। यानी इस फॉर्मूला को आप रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में यूज करते हैं, इसलिए वहां पर लिखा है हीट रिवर्सिबल। ठीक है, कि अगर आप इंट्रोपी बढ़ा रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन, और अगर डिक्रीज होगा तो रिलीज, यानी जैसे सॉलिड टू लिक्विड जब आप जा रहे हैं तो हीट एब्जॉर्ब, और अगर लिक्विड टू सॉलिड आ रहे हैं तो हीट रिलीज यानी इंट्रोपी डिक्रीज। एंड बिकॉज हीट इज dependent on mass or size of system, that's why entropy is also extensive property, means it depends on size of system। जैसे मान लो किसी के पास 10 ग्राम वाटर है और उसको जो है स्टीम में चेंज करना है, और किसी के पास सपोज करो 100 ग्राम वाटर है, उसको स्टीम में चेंज करना है, सो 100 ग्राम वाले को ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, यानी हीट खुद साइज पर डिपेंड कर रहा है। और क्योंकि ये शुरू में ही बताया है कि अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नॉमिनेटर है और एक्सटेंसिव ही डिनोमिनेटर है, देन रिजल्ट विल बी इंटेंसिव, लेकिन ये टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड हीट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाई एंट्रोपी चेंज इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द सिस्टम।